जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हैज़ ईरान सीक्रेटली क्रॉस्ड द न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड, और नतान्स, फोर्डो और ट्रम्प के जो क्लेम्स हैं वो क्या हैं, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल्पना कीजिए, सोचिए कि एक कंट्री, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, जिसके पास अभी तक परमाणु बम है ही नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश जिसमें यूएस है उससे इतना डरने लगे हैं कि युद्ध तक हो जाता है दोनों के बीच में। आखिर ऐसा क्यों? क्या ईरान सही में या वास्तव में परमाणु बम बना रहा है, या दुनिया एक ऐसे खतरे से डर रही है कि जो आज तो नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में मौजूद हो सकता है। यही है आज की सबसे बड़ी जांच। तो इससे आगे रखते हैं। आगे बढ़ने के पहले सोचते हैं, कुछ सप्ताह पहले दुनिया भर में पूरी सैटेलाइट तस्वीरें एक चर्चा का विषय बन गई थी, जो आप फ्रेम में भी देख रहे थे। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पे कई गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इन दावों को पूरी तरीके से नकार दिया और खारिज कर दिया, और यहीं से एक नई बहस शुरू हो जाती है। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल, ये दोनों देश कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दे सकते, और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि भैया उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, 3% जिसे कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि दोनों क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सबूत क्या कहते हैं। वाई दिस मैटर्स? दोस्तों, अगर ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरा मिडिल ईस्ट बदल सकता है, और चैलेंज के साथ कह सकता हूं, सऊदी अरेबिया अपनी नीतियां बदल सकता है, टर्की को भी अपनी नई रणनीति अपनानी पड़ेगी, इजराइल का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और पूरी दुनिया एक नई न्यूक्लियर आर्म रेस देख सकती है। लेकिन अगर ईरान सिर्फ अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा है और बम नहीं बना रहा, तो क्या युद्ध आज की डेट में भी टाला जा सकता है? और यही दुनिया की सबसे बड़ी आज के दिन में चुनौती है। एक रियलिटी चेक करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 60% जो यूरेनियम है उसका एनरिच करने का मतलब है कि परमाणु बम तैयार हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। 60% और लगभग 90%, ये अगर इतना होता है तब ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जब कोई देश 60% तक पहुंच जाता है यूरेनियम एनरिच में, तो तकनीकी रूप से अंतिम चरण पहले की तुलना में काफी छोटा रह जाता है। आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए विशेषज्ञ इसे एक बहुत गंभीर विकास मानते हैं कि यार देखिए, इसमें क्या होता है कि 3%, 6%, 10%, 60% लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 60% से 90% लाना वो इतना मुश्किल नहीं है। तो क्या होता है कि जो लास्ट चरण है, लास्ट स्टेप है, वो छोटा बन जाता है, वो छोटा हो जाता है, और इसी को विशेषज्ञ बहुत गंभीर विकास मानते हैं। तो दोस्तों, दुनिया सिर्फ इस बात से ही नहीं डरती है कि ईरान बम बनाएगा, दुनिया इस बात से डरती है कि अगर ईरान ने कभी भी राजनीतिक फैसला कर लिया कि हमको बनाना है, तो उसे बम बनाने में बहुत कम समय लग सकता है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। इस अवधारणा को कई विशेषज्ञ कहते हैं ब्रेकआउट टाइम, यानी पूरा जो इनका परमाणु कार्यक्रम है वो आज सिर्फ जो उनकी तकनीक है उसका मुद्दा नहीं है, समय का भी मुद्दा है। और यहां पे डर रहा है इजराइल कि अगर हमने युद्ध विराम कर दिया और ईरान को थोड़ा मौका मिल गया, तो ये बहुत कम समय में पूरा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हो जाएगा, और जो कि सैटेलाइट पिक्चरों में भी दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, पूरी कहानी ये शुरू से समझते हैं। 1950 के दशक में ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था
वो अमेरिकी सहयोग से शुरू हुआ था, और उस समय जो उसका उद्देश्य था वो था एनर्जी और आपका वैज्ञानिक अनुसंधान, ये दो चीज़ थे। फिर 1979 की बात आई तो उसमें क्या हुआ, इस्लामिक क्रांति आई, आपको पता है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते चेंज हो गए 79 में। इसके बाद हर दशक में जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था और अंतर्राष्ट्रीय जो संदेह था वो साथ साथ बढ़ते गए, या ये क्या करेंगे। और 2015 में एक बड़ा न्यूक्लियर समझौता हुआ, लेकिन बाद में अमेरिका उस समझौते से बाहर निकल गया, और निकला कौन? ट्रंप। उसके बाद भाई साहब ईरान ने अपना जो यूरेनियम एनरिच का प्रोग्राम था वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया जब वो निकल गया, और आज दुनिया, पूरी दुनिया फिर उसी सवाल के ऊपर खड़ी है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान वास्तव में परमाणु बम नहीं बना रहा है, पहले मैंने कहा बना रहा है, अब नहीं बना रहा है, तो इजराइल इतना चिंतित क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? जिसका मैंने आंसर अभी दिया। और नेचुरल है कि अगर वो बना रहा है तो IAEA जो है वो अब तक क्या देख पाई, क्या कर रही है? इंस्पेक्शंस पहले किए थे, क्या किए थे? और यही आज सबसे बड़ी जांच का विषय है। दोस्तों, अगर आप ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम समझना चाहते हैं ना, तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, एक नाम, और वो है नेतान्स। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फॉर्दो से पूरी दुनिया इतना क्यों डरती है, तो ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, आप ये देखिए, ईरान में नेतान्स, तेहरान, अफसान ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम का एनरिचमेंट का केंद्र माना जाता है दोस्तों, और यहीं हजारों गैस सेंट्रीफ्यूग्स लगाए गए हैं, और यहीं ईरान जो नेचुरल यूरेनियम है उसको धीरे धीरे हाई लेवल तक ले जाके उसको संवर्धित करता है, एनरिच करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक सवाल है कि जो सेंट्रीफ्यूग है ये आखिर होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन है जो बहुत तेज़ घूमती है, इतनी तेज़ कि यूरेनियम के अलग अलग जो आइसोटोप हैं वो धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, मतलब कॉर्नर में जाने लगते हैं, और बाकी आइसोटोप बीच में है। इसी प्रक्रिया को एनरिचमेंट कहते हैं। मैं आपको एक लाइन बताऊं, जैसे नेचुरल है, उसके बाद लो एनरिचमेंट, उसके बाद होता है उसका हाई एनरिचमेंट, उसके बाद वो आता है वेपन्स ग्रेड में। तो जितनी बेहतर सेंट्रीफ्यूग होगा उतनी तेज एनरिचमेंट होगा। इसीलिए दुनिया सिर्फ यूरेनियम नहीं, मशीनों पर भी नजर रखती है कि भैया कौन से सेंट्रीफ्यूग आप उसमें यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर नेतान्स ईरान का सबसे बड़ा एनरिचमेंट केंद्र है, तो जो फॉर्दो है सबसे रहस्यमय है। एक फॉर्दो जो बेसिकली एक जनरल फैक्ट्री नहीं है, ये पूरे पहाड़ के अंदर बनाया गया है, और ये ज़मीन के अंदर है। इसलिए जो कई जो विशेषज्ञ होते हैं वो मानते हैं कि भाई साहब इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है। वो जानते थे कि ऐसा होने वाला है, और यही कारण है कि फॉर्दो का नाम हर 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 संकट में सबसे पहले आने लगता है। और अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती है ईरान के ऊपर तो सबसे पहले यही पूछा जाता है, फॉर्दो सुरक्षित है कि नहीं है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। अब एक बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्दो का अस्तित्व अपने आप में इस बात का सबूत नहीं है कि ईरान जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो बना रहा है कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर होता है दोस्तों कि इसकी जो भूमि के अंदर की संरचना है इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना देती है कि ये अंदर है। और यही कारण है, दिस इज द वेरी रीजन कि दुनिया की नज़र हमेशा इस पे रहती है। और अब थोड़ा सा बात करते हैं इस्फहान की। देखिए, अब ये तीसरा नाम आया है, इस्फहान। बहुत कम लोग दोस्तों इसका महत्व समझते हैं, लेकिन जो जानकार हैं, विशेषज्ञ, वो कहते हैं कि अगर नेतान्स एनरिचमेंट का केंद्र है
तो इस्फहान पूरी न्यूक्लियर सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यही यूरेनियम के कई जो रासायनिक केमिकल चरण हैं वो पूरे होते हैं। यानी पूरा जो ये प्रोग्राम है ये एक शहर पे निर्भर नहीं है। ये सोचो दोस्तों, ये अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों में, सब में फैला हुआ एक नेटवर्क है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण एक संस्था है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा है, तो उस वक्त दुनिया सबसे पहले क्या करती है? IAEA को कहती है कि भैया आप ये उनको रिपोर्ट देती है, क्योंकि यही एक इकलौती संस्था है अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा इंस्पेक्शन करती है न्यूक्लियर फैसिलिटी का। ये अपने जो डायरेक्टर्स हैं, निरीक्षक हैं, उनको भेजती है, नमूने लेती है, रिकॉर्ड देखती है, वहाँ पे पूरे अपने कैमरेज लगाती है और फिर अपनी रिपोर्ट एक IAEA जो है वो जारी करती है। अच्छा, लेकिन ये समझना यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि IAEA ये कोई खुफिया एजेंसी नहीं है। खुफिया एजेंसी नहीं है ये आपके, क्योंकि ये निरीक्षण का अधिकारों के आधार पर रिपोर्ट देती है। आप कोई चीज़ छुपा दोगे तो ये ढूंढने नहीं जाएगी। अगर उसे किसी स्थान पे आप भेज ही नहीं रहे हो, पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन हो जाएगी वो बड़ी लिमिटेड हो जाएगी। और यही कारण है कि IAEA की जो रिपोर्ट आती है ईरान के बारे में वो बहुत ज़्यादा एलॉबरेटिव नहीं होती है। और बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि इनका जो आकलन है वो ठीक नहीं हो पाता है ईरान के बारे में, और यही उसका एक हिडन एंगल है। और यही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस वॉर है जो आजकल शुरू होती है, क्योंकि पता नहीं है कि ईरान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, एक तरफ वो कहता है नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंट है उसकी तरफ से ऐसा लगता है कि यार ये कर रहा है। और अमेरिका कहता है कर रहा है, इजराइल कहता है कर रहा है, लेकिन IAEA कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक नहीं है। और यही कारण है कि जो ये पूरा डिस्कशन है ये सिर्फ एक साइंस का नहीं है, पूरी खुफिया जानकारी का भी है। और आप दोस्तों एक बार देखिए, टीवी पे अक्सर आप एक मतलब तस्वीर दिखाई देती है सैटेलाइट की इमेज, फिर तुरंत कहा जाता है कि देखिए नई गतिविधि हो रही है। लेकिन जो ये सैटेलाइट की तस्वीर है अपने आप में कोई निष्कर्ष नहीं होती है, रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ एक आपको संकेत देती है और ये आपको उसको फिर बाकी चीज़ों के साथ मिलाना पड़ता है। इसलिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी एक फोटो के आधार पे अपना जो निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, उनको कई फोटोज या कई उनको इंफॉर्मेशन है वो एक साथ जोड़ते हैं। अब देखिए, अगर नतान्स, फॉर्दो और इस्फहान ये सब अच्छी तरीके से इसमें फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो क्या आज के दिन में ईरान वास्तव में परमाणु बम से सिर्फ कुछ कदम दूर है? और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी इजराइल की, या ये कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? अमेरिका का एक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने का एक तरीका है कि यार है और इसलिए हम आप पे अटैक कर देंगे। अब हम सबूतों के साथ समझेंगे दोस्तों। और इस पूरे वीडियो का जो मैं बना रहा हूं उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल क्या है? सवाल है कि क्या ईरान वास्तव में परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, या दुनिया एक ऐसी संभावना से डर रही है कि जो मैंने पहले ही बोला था कि अभी तक साबित तो नहीं हुई, लेकिन अभी तक ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं हो रही या ये नहीं है, ये गलत है। दुनिया भर के जो न्यूक्लियर विशेषज्ञ हैं वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ब्रेकआउट टाइम। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, एक बात सुन, कल्पना कीजिए, एक देश के पास यूरेनियम भी है, उसके पास आधुनिक जो सेंट्रीफ्यूग्स हैं वो भी है, वैज्ञानिक भी हैं, तकनीक भी है, लेकिन उसने अभी तक परमाणु बम नहीं बनाया। कल्पना कीजिए, अब अगर वो एक पॉलिटिकल डिसीजन ले ले तो उसे पहला बम बनाने में कितना समय लगेगा? यही कहते हैं ब्रेकआउट टाइम, इसे कहते हैं ब्रेकआउट टाइम।
जैसे आपका नेचुरल यूरेनियम है, वो 3 to 5% पहले एनरिच हुआ, उसके बाद सेकंड स्टेज में 20% वो एनरिच होता है, उसके बाद वो 60% पे एनरिच होता है, उसके बाद ये वेपन्स ग्रेड में जाता है, और उसके बाद ये वेपन डिज़ाइन होती है, और उसके बाद उसकी पूरी असेंबली होती है। तो यहाँ तक होती है। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात है कि यूरेनियम 90% तक अगर वो कोई एनरिच कर लेता है, और परमाणु बम बना लेना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बम बनाने के लिए सिर्फ केवल एक यूरेनियम जो है 90% वही काफ़ी नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद आपका पूरा पूरा विज्ञान काम करता है, विस्फोटक की डिज़ाइन होती है, ट्रिगर प्रणाली होती है, और मिनी एक्साइजेशन होता है, डिलीवरी सिस्टम होता है, कई चीज़ें उसके होती है, केवल एक चीज़ नहीं होती, और एक कंट्री के पास सब होते नहीं है। यानी न्यूक्लियर बम सिर्फ यूरेनियम का मामला नहीं है जो हम सोचते हैं, ये पूरे एक इंजीनियरिंग सिस्टम का मामला है दोस्तों। अब इस पे आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर। ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार कभी भी नहीं बनाने दिए जाएंगे। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐसे हालात में अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। ये तो सब आपको पता है, लेकिन यहां पे एक बात का ध्यान भी रखिएगा कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल बयान है। इसे आप सरकारी नीति के रूप में आप समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होता है ये अपने आप में कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और आपको कैसे पता चलेगा कि वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब इजराइल को समझिए। इजराइल सालों से, दशकों से केवल एक ही बात दोहराता आ रहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इजराइल इसे अपने अस्तित्व का प्रश्न मानता है कि भैया हम खत्म हो जाएंगे अगर ये बन जाए तो। इजराइल की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा एक सिद्धांत पर आधारित है कि थ्रस्ट मस्ट बी स्टॉप्ड बिफोर दे मैच्योर, यानी खतरा बड़ा होने से पहले ही उसको रोक दो। अब आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि वो ईरान के जो पूरा परमाणु कार्यक्रम है उस पर अपनी बहुत कैडी निगाह रखता है कि यार अगर हमको हल्का सा पता चला कि ये बना रहे हैं तो हम इनको ठोक देंगे। लेकिन यहीं पर हम कहते हैं कि एक संतुलन जरूरी है। इजराइल जो भी कहता है उसे आपको एक सुरक्षा की तरफ से समझना चाहिए, और ईरान जो कहता है उसे भी आपको सुनना चाहिए। मतलब आप दोनों साइड में सुनेंगे ना, और फिर IAEA की जो रिपोर्ट है उसको भी देखना चाहिए। यही जो पूरे तथ्य हैं वो अगर पूरा एक साथ आप उसको मतलब हम ये कह रहे हैं कि लगातार आप उसको देखते रहेंगे तो क्या होगा, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। हो सकता है परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो, और वो इंस्पेक्शंस कराए, वो उसको चिकित्सा में लगा रहा है और वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा रहा है, वो टेक्निकली विकास कर रहा है, ये भी कह सकता है, क्योंकि यही तो ईरान कहता है। और वो कहता है कि परमाणु हथियार उसकी आधिकारिक नीति नहीं है, उसने पहले ही मना कर दिया कि हमको बनाना ही नहीं है। और दूसरी तरफ कई जो वेस्टर्न कंट्रीज है कहते हैं कि भाई 60% हो गया है, और ये अब 60% जो है वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और दोनों जो पूरा वेस्ट है और ईरान है, उसके दोनों के बीच में प्रॉब्लम ही है, और यहां पे ये सबसे बड़ा रोचक हो जाती है कहानी। पूरी दुनिया इस बात पे बहस नहीं कर रही कि ईरान आज क्या कर रहा है। दुनिया इस बात पे बहस कर रही है कि ईरान क्या कर सकता है, कल क्या होगा। यानी ये आज का डर है और भविष्य की संभावना है, इस पे पूरा बेस्ड है। और मीडिया इजंट एक्सप्लेनिंग दिस। टीवी पे आप देख रहे होंगे, आप अक्सर सुनते होंगे कि ईरान इज वीक्स अवे, हमेशा ईरान इज वीक्स अवे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वीक्स अवे फ्रॉम व्हाट। मतलब यूरेनियम एनरिचमेंट से, हथियार ग्रेड सामग्री से, पहले बम से, या मिसाइल पर तैनाती से। ये चारों बातें बिल्कुल अलग अलग है, और इन्हें सब बातों को एक जैसा मान लेना बिल्कुल गलत होगा। और यही मेरे पूरे वीडियो का आज एंगल है दोस्तों। आप एक चीज आप देखिए, पूरे विवाद को अगर आप बड़ी सावधानी से कोई देखता है ना, तो वो इंडिया है। इंडिया ना तो परमाणु प्रसार चाहता है,
और ना ही मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा युद्ध चाहता है, क्योंकि दोनों ही भारत की जो एक ऊर्जा सुरक्षा है और ट्रेड है और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर सीधा असर डालते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने आखिरी सवाल पे कि अगर ईरान आज परमाणु बम नहीं बना रहा है तो क्या भविष्य में बना सकता है, और अगर दुनिया इसे रोकना चाहती है तो क्या सिर्फ प्रतिबंध काफ़ी होंगे, या फिर एक नई न्यूक्लियर डील ही एकमात्र रास्ता है। और यही हम अपने इस पोर्शन में आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, अब पूरी कहानी एक सवाल, पूरी कहानी जो मैंने बताई है वो एक सवाल पे आके रुकती है कि क्या दुनिया एक नई न्यूक्लियर डील की तरफ बढ़ रही है या एक नई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। और यही आपको अगले कुछ महीनों में सबसे बड़ा एक सवाल बन के उभरेगा जो कि आपको सुनाई देगा। और हाल के जितने भी घटनाक्रम हैं उसके बाद आईएई के प्रमुख राफेल ग्रेसी ने कहा है कि अगर ईरान में निरीक्षण फिर से शुरू करने की योजना बन रही है, लेकिन निरीक्षण कब होगा, किन स्थानों पे होगा, इस पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। ईरान कहता है कि जितने भी संवेदनशील ठिकाने पे हम जो हैं वो अंतिम समझौते के बाद आपको भेजेंगे। जब तक प्रतिबंधों में राहत होगी उसके बाद ही संभव होगा, उसके पहले ये संभव नहीं होगा। अब मान लीजिए अमेरिका और ईरान एक नई न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाते हैं, फिर क्या होगा? आईएईए दोबारा निरीक्षण करेगी, उसके बाद जो इनका यूरेनियम के पूरा जो भंडार है उसकी पुष्टि होगी। देखिए, कुछ प्रतिबंध जो है वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। तेल निर्यात है उस पर बढ़ाई हो सकती है, और आपका जो पूरा मार्केट है उस पर कुछ राहत ज़रूर आप महसूस कर सकते हैं। और ये होगा क्योंकि ये कैसे होता है, जो ब्रेंट ऑयल होता है उसके बाद सप्लाई होता है, उसके बाद इन्फ्लेशन होता है। लेकिन अगर ईरानी तेल फिर से बाजार में बड़ी मात्रा में आता है तो तेल की कीमतों पर नेचुरल है कि इसका दबाव पड़ेगा। भारत जैसे जो पूरा फुल्ली इम्पोर्ट वाले होते हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है इसके अंदर। लेकिन अगर ये न्यूक्लियर की बातचीत फिर टूट जाती है भाई साहब, तो क्या होगा? मैं तो कहता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी ए वर्ल्ड वॉर 3। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये पूरे क्षेत्र में तनाव होगा दोस्तों, पूरे क्षेत्र में तनाव तेज होगा और केवल आपके पास एक विकल्प रह जाएगा और वो है आर्मी। कई चीज़ चर्चाओं में आएगी इसमें। और यहाँ एक बात बहुत क्लियर रखिए कि आज तक कोई सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट यह पुष्टि नहीं करती है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है या बनाने जा रहा है। और दूसरी तरफ आईएईए ये भी कहता है कि उसे हर संवेदनशील स्थान तक पूर्ण पहुंच नहीं मिल रही है, यानी दुनिया के पास पूरी तस्वीर भी नहीं है। और यही कारण है कि बहस अभी भी जारी है, क्योंकि आप टीवी पे अक्सर एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या ईरान बम बना रहा है, लेकिन असल सवाल कुछ और है। क्या दुनिया के पास इतनी विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन है कि वो पूरी निश्चिंतता के साथ हाँ या ना में कह सके? और यहीं पर आईएईए की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। निरीक्षण के बिना तो हमेशा संदेह रहेगा, उसके बिना आप कर नहीं सकते। और अब थोड़ा सा भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा नज़र भारत की रहेगी। पहली, मिडिल ईस्ट में एक स्थिरता होनी चाहिए, दूसरी तेल की कीमत कम होनी चाहिए, और तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है चार बाहर और आपका जो क्षेत्रीय संपर्क है वो। क्योंकि अगर तनाव बढ़ता है तो भारत का ऊर्जा का जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, और नई न्यूक्लियर डील होती है तो भारत के लिए भी फिर आपकी जो एनर्जी है उसके लिए आपके लिए और रास्ते खुलेंगे। यानी पूरे घटनाक्रम को दिल्ली सिर्फ केवल एक सुरक्षा नहीं, अर्थव्यवस्था के नज़रिए से भी देख रही है दोस्तों। और इस पूरे जो मैंने आज वीडियो बनाया है उसकी सबसे बड़ा सबक यही है कि नटांस कितना बड़ा है या फॉर्दो कितना गहरा है। सबसे बड़ा सबक ये है कि 21वीं शती में परमाणु शक्ति सिर्फ हथियार का मुद्दा नहीं है, ये तकनीक, पॉलिटिक्स और कूटनीति, अर्थव्यवस्था और विश्वास सबका एक मिश्रण है दोस्तों। और आज दुनिया में 3 बातों का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। क्या? पहला, आईएईए को पूर्ण पहुंच मिलनी चाहिए। क्या ईरान 60% यूरेनियम भंडार पर नई व्यवस्था को स्वीकार करेगा? और क्या वॉशिंगटन और तेहरान एक स्थायी समझौते तक पहुंच पाएंगे? इन तीनों सवालों का जवाब मिडिल ईस्ट का पूरा जो फ्यूचर है वो तय करेंगे। दोस्तों, इतिहास हमें बार बार एक बात सिखाता है कि हर युद्ध बम से शुरू नहीं होता, कुछ युद्ध डाउट से शुरू होते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी आज दुनिया के लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं है, यह विश्वास और सत्य की एक परीक्षा बन चुका है। और आप इसके बारे में दोस्तों क्या कहते हैं? अपनी राय
हमें ज़रूर दीजिएगा कि क्या पोजीशन है इसके बारे में और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं लास्ट में फिर आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि दुनिया को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे और डिप्लोमेसी करनी चाहिए या बहुत बड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। और आपकी राय अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।